आज से हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक विकास हुआ है भारत का, वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे कैसे किन अवस्थाओं से अंतिम दौर में 1947 तक पहुंचा। तो उसी सिलसिले में पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इन चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ और जानने का क्या चीज़ है, कोई भी कानून कहाँ बनाया जाएगा। कोई भी कानून बनाने के लिए किसी के पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक ज़मीन और ज़मीन पर उनके लोग होने चाहिए जिस पर वो कानून बने और जिन लोगों पर वो लागू। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक इतिहास है उसका पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, खास करके 80% मॉडर्न हिस्ट्री अंग्रेजों के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है। अंग्रेजों का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो लगभग 80% मॉडर्न इतिहास का कवर कर लेता है। अब 1773 से पहले कितने जगह, अगर जगह चाहिए कानून लागू करने के लिए, लोग चाहिए, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1773 से पहले कितने ज़मीन पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था तो उससे पता चल जाएगा, उससे एक समझ विकसित हो जाएगी कि क्या क्या नियम होंगे इसमें। दूसरा, कितने लोग होंगे और क्या कंपनी उस वक्त तक क्या क्या कर चुकी थी, अगर पहले उसको जान लें तो आपको 1773 या फिर आगे का जो भी हुआ 81 में आया, फिर 84 में आया, फिर 86 में आया, जितने भी कानून आए, संशोधन आए, 1793 में आया, ये सारे धीरे धीरे पता चलते जाएंगे। तो इतिहास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका, आधुनिक इतिहास पढ़ने का, सबसे पहले कितने जगह पर कानून बनने से पहले उनका कब्जा था वो जान लें, उसके बाद कानून को पढ़ें तो समझने में आसानी होगा। अब इन चीज़ों को जानने से पहले एक चीज़ अच्छे से जान लें, अंग्रेज आए तो ऐसा नहीं था कि ये अकेले आए, इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, इनके प्रतिद्वंदी पहले से बहुत सारे लोग थे, है ना। तो उसी में इनका युद्ध शुरू में 1612 के अंदर एक स्वाली में युद्ध हुआ, और इस स्वाली में अंग्रेजों का पोर्चुगीज के साथ युद्ध हुआ, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं पोर्चुगीज, तो पुर्तगाल के साथ ही युद्ध हुआ, लेकिन ये जीत गए, अंग्रेज जीत गए, इसमें इंग्लिश जीत गए। अब इसके बाद क्या हुआ है, इन युद्धों के बाद फिर से इनका 3 कार्नेटिक वार हो चुके हैं। कार्नेटिक किसको बोलते हैं, उड़ीसा के जो पूरब में, उड़ीसा से दक्षिण और तमिलनाडु के उत्तर वाला जो इलाका है पूरबी तट के ऊपर, वो लगभग सारे कार्नेटिक जोन में आते हैं, उसी को कार्नेटिक तट वगैरह बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि अंग्रेजों का अब फ्रांस के साथ युद्ध हुआ है, 3 कार्नेटिक वार। ठीक, कार्नेटिक वार जो 3 हुए हैं, कार्नेटिक वार कितने, 3, वो तीनों कौन जीत चुका है, फाइनल जो है, फाइनल में तीनों का क्या है, 3 कौन जीत चुके हैं, छोड़िए, तीनों का अंतिम परिणाम किसके पक्ष में आया, वो आया इंग्लिश के पक्ष में। और उन्होंने तीसरे कार्नेटिक वार में फ्रांस को हरा दिया, फ्रांस को अंग्रेजों ने हरा दिया। कब, 1760 में। कहाँ हराया, आपने वांडीवास का नाम सुना होगा, जिसको वंदावसी नाम है, ऐसे बोलने के क्रम में उसको वांडीवास बोलते हैं, अंग्रेज बोल नहीं पाते थे वंदावसी, इसलिए वांडीवास। तो बैटल ऑफ वांडीवास जो 1760 में हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, इसमें क्या हुआ, अंग्रेज जीत गए और ये फाइनल निर्णायक लड़ाई थी। उसके बाद सेवा समाप्ति हो गया इनका। ध्यान रखना है, अंग्रेजों के तरफ से इधर कौन थे, आयर कूट, और इधर डुप्ले था। थर्ड कार्नेटिक वार जो है, तीसरा जो कार्नेटिक वार है वो कब हुआ था, 1758 से लेके 1763 तक। इसी बीच 1757 में अंग्रेजों का बैटल ऑफ पलासी हो चुका है, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी जीतने के बाद क्या हुआ है, 1757 में बैटल ऑफ पलासी जीतने के बाद अंग्रेजों की ताकत बहुत बढ़ गई है, उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया, बंगाल के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक वार्स होता है, जिसमें अंग्रेज इन्हीं संसाधनों के बदौलत जीत जाते हैं, फ्रांस का यहाँ से बोड़िया बिस्तर साफ हो जाता है और अंग्रेज यहाँ पूर्णतः काबिज हो जाते हैं। अब देखिएगा इसके साथ ही क्या हुआ 1773 से पहले, तो पहला चीज़ हुआ ये जीत गए, दूसरा कार्नेटिक वार जीत गए, तीसरा पलासी का युद्ध जीत गए। अब चौथा क्या हुआ है, 1764, भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक साल, ये बैटल ऑफ बक्सर इसी साल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर जीत चुके थे अपने अंग्रेज, और बैटल ऑफ बक्सर में किसको हराया था, मीर कासिम, बंगाल का नवाब। फिर कौन था साथ में, सूजा उदौला, अवध का नवाब। फिर कौन था साथ में, शाह आलम, दिल्ली का
नवाबिया राजा, इन तीनों के संयुक्त सेना को अंग्रेज ने हरा दिया। ठीक, अब क्या हुआ, दिल्ली, अवध और पूरे बंगाल जिसमें बिहार भी शामिल है, सारा क्षेत्र अंग्रेजों का हो चुका है। कर्नाटिक वार के वजह से हैदराबाद का इलाका, उत्तरी सरकार का जो इलाका है उस पर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, तमिलनाडु का कुछ इलाका इनके कब्जे में आ चुका है। अब देखने से पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा इलाका इनके कब्जे में आ चुका है। अब उसी वक्त आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट पर अब चलते हैं, उसके आने का क्या कारण था उसे देख लेते हैं। अब इतने बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद भी कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी घाटा दिखा रही थी, कंपनी घाटे में जा रही थी, भयंकर भ्रष्टाचार फैला था। यहाँ के कर्मचारी तो निजी व्यापार में पूरे लग्न हो गए थे, पूरा निजी प्रॉफिट कमा रहे थे। अब इतना टेरिटरी जीतने के बाद भी कंपनी एकदम घाटा दिखा रही थी। अंग्रेजी जो सरकार थी, इंग्लैंड के सरकार से कर्ज ले रही थी, जबकि जो इसके कर्मचारी थे बहुत अमीर होते जा रहे थे, भयंकर अमीर होते जा रहे थे। कंपनी में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ था। भ्रष्टाचार क्या था, वो अपना निजी व्यापार जम के कर रहे थे और कंपनी को उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, कंपनी के व्यापार से उनको मतलब नहीं था। साथ में क्या हुआ था, इतने सारे युद्ध जीतने के बाद वहाँ अंग्रेजी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अभी बताते हैं क्या था। 1773 से पहले भयंकर अकाल भी आ गया था, 69-70 के आसपास अकाल भी आ चुके थे। साथ में हुआ क्या था, जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर जीता तो रिवेन्यू का काम खुद रखा, राजस्व तहसील का, और निजामत का काम सौंप दिया था किसको, नवाबों के अंदर। रिवेन्यू मतलब जितना पैसा तस लेंगे ये लोग तस लेंगे, और निजामत जैसे दिन प्रतिदिन का कोई काम है, सड़क बनाना है और कोई बात करना है तो ये देखेंगे। अब इसके लिए पैसे भी नहीं देते थे। इस वजह से पैसे का क्या था, तो शुरू में 56 लाख का आ गया कि देंगे सालाना, बाद में कुछ भी नहीं दिया जाने लगा, वो भी 56 लाख में काम नहीं चला था, बाद में 33 लाख दिए। तो स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी थी, भयंकर भूखमरी थी। कहते हैं 1/3 लोग इस भूखमरी से साफ हो गए थे, ख़त्म हो गए थे उस वक्त बंगाल के जो हालात थे। इसी परिस्थितियों में आया रेगुलेटिंग एक्ट। जब इस बात का पता वहाँ सरकार को चला, वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चला, तो इन्हीं परिस्थितियों में रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो कंपनी को समझने से पहले दो चीज़ और समझ लें। कंपनी में दो चीज़ था, एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था भारत में जो काम कर रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो जो कंपनी थी, कंपनी कैसे काम करती थी, कंपनी का मामला जो इंग्लैंड में जो लोग देखते थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कहलाते थे, और जो कंपनी का काम भारत में देख रहे थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहलाते थे। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा है कि इतना सारा टेरिटरी एक्वायर कर लिया जी, तब भी घाटा दिखा रहे। अक्सर वहाँ समाचार उन लोगों को मिल रहा था कि भयंकर भुखमरी है, भयंकर भ्रष्टाचार है। इन्हीं सब वजहों से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान है उसको हम लोग अब देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला काम हुआ, वो पहला काम था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसका पद कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। दूसरा क्या किया गया, गवर्नर जनरल क्यों किया गया, अब देखना है। अब इनके पास क्या है, सिर्फ बंगाल में तो है नहीं, युद्धों के बाद ये जुड़ चुके हैं। अब इनके पास बॉम्बे है, अब इनके पास मद्रास है, और पहले से बंगाल तो है ही। अब इन तीनों पर जो एक साथ शासन करेंगे या एक साथ प्रशासन का काम देखेगा वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था, गवर्नर थे, एक जगह रूल कर रहे थे। अब यहाँ भी गवर्नर अब है, बंगाल में बॉम्बे में है गवर्नर, फिर मद्रास में है, फिर बंगाल में है, सभी जगह हैं। लेकिन इन गवर्नरों के ऊपर एक और जो पहले गवर्नर था, गवर्नर जनरल कर दिया गया उसके पद को, क्योंकि इन तीनों से ऊंचा दिखाना है। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, ध्यान रखना कि इस समय वारेन हेस्टिंग जो यहाँ गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, ये कानून आने से, ये रेगुलेटिंग एक्ट आने से ऑटोमेटिक वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया और ये तीनों उसके अधीन आ गए। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद 5 साल के लिए कर दिया गया। टेन्योर क्या किया गया, 5 साल। अच्छा, ये तो गवर्नर के पद के साथ हुआ। और दूसरा क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया कि कंपनी को चलाने के लिए इंग्लैंड में कौन होते थे, इंग्लैंड में होते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो भारत में होते थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे। तो जो 1/4 हर साल रिटायर होंगे और कभी दोबारा री इलेक्ट नहीं होंगे, और री इलेक्ट नहीं होंगे। दो चीज़ ध्यान रखना है।
न रिलेक्ट होंगे और 1/4 रिटायर होते जाएंगे। दो चीज़ क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ा के इसमें 1 से 4 साल कर दिया गया। साथ में ये कहा गया कि भाई आप 1/4 हर साल रिटायर होंगे और दोबारा इलेक्ट नहीं होंगे। तीसरा और सबसे पहले कहा जाए, हम तीसरा में लिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट कर दिया इनको कंपनी को कंट्रोल करना। फिर क्या किया गया, गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर इसके साथ कर दिए गए। इसके बाद क्या किया गया, जितने भी चाहे मिलिट्री से संबंधित या फिर रेवेन्यू से संबंधित जो नियम होंगे, जो भी दस्तावेज होगा, वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर या समझिए कि ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने इनको पेश करना होगा। कंपनी को चांसलर ऑफ एक्सचेकर बोलते हैं, आप ब्रिटिश फाइनेंस डिपार्टमेंट समझिए, वहाँ इनको दिखाना होगा। इसके बाद क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। असल में सुप्रीम कोर्ट इंपीरियल कोर्ट कहलाता था, सुप्रीम कोर्ट। और पहला सुप्रीम कोर्ट का पहला जज तो था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ये नाम याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद क्या किया गया, अब आप देख रहे होंगे कि उसमें आपको अभी हमने बताया था कि इतना ना लूट मचा हुआ था, इतना ना टेरिटरी जीत गए थे, तो 2 चला रहे थे, 2 तरह के शासन ये चला रहे थे, एक रिवेन्यू एक निजामत। तो इन्होंने क्या किया, जो ड्यूल सिस्टम था, ये दोनों सिस्टम इसको खत्म कर दिया। ड्यूल सिस्टम खत्म करके, दोनों ड्यूल सिस्टम खत्म करके किसके अंडर डाल दिया गया, दोनों एक ही चीज़ के अंदर डाल दिया गया। और वो कौन थे, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को इसका डाल दिया गया, गवर्नर जनरल देखेंगे ऐसा कानून बनाया। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार का कारण क्या था, वो सारे कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार कर रहे थे, वो लोग अपना ट्रेड करने में लगे हुए थे। तो अपना ट्रेड पर, तो जो भी कंपनी का प्राइवेट ट्रेड था उस पर पूरी तरह रोक लगा दिया गया इस कानून के तहत। फिर क्या हुआ, कोई गिफ्ट नहीं ले सकते, किसी तरह का उपहार नहीं ले सकते, किसी तरह का निजी अपना कोई काम नहीं कर सकते, ये सभी तरफ पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बाद इसमें क्या किया गया, कोर्ट बनाए गए, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट बनाए गए। और एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें क्या हुआ, ये जो अभी बताया कि निजामत और रेवेन्यू एक साथ करके कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया, और उस रेवेन्यू के डिपार्टमेंट को देखने के लिए एक कलेक्टर अपॉइंट किया गया, जो आज भी चलता है। उसकी शुरुआत इधर से, ये सब इधर ही से सारे आए। ये कलेक्टर रेवेन्यू के काम को देखेगा, ऐसा कर दिया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कई तरह के संशोधन हुए, जो दिक्कत था उसको रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग एक्ट का सीधा मतलब है कंपनी के काम को सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट करना, कैसे ठीक से करेंगे, जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने के लिए जो कानून आया। इसमें भी कुछ गलतियां रह गई, वो बाद में हम लोग देखेंगे। जो अमेंडमेंट एक्ट आया वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो ये था अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें आप एक चीज़ और ध्यान करिएगा, सेंट्रलाइजेशन की जो शुरुआत है यहाँ से हो चुकी है। देखिए भारत अब सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत कैसे हो रहा है वो देखिएगा। अभी क्या हुआ है, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये सभी को एक साथ मिला के एक गवर्नर काम कर रहा है। तो देख लीजिए सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो कोई चीज़ जो समझ में नहीं आया हो या अलग से हमें जोड़ना चाहिए बताते वक्त, तो वो ध्यान दिलाएंगे। और साथ में हम युद्ध भी पढ़ाते चलेंगे। अगले वीडियो में संभव होगा तो हम जो इससे 1773 के बाद जो पहले जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में एक वीडियो डाल देंगे, ताकि आपको ये पता चले कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा और इसका कारण क्या था। इन सब में मज़ेदार चीज़ क्या हुआ, जो एलिजा इम्पे था ना, ये सारे जो कंपनी का नियम कानून, और कंपनी को भी इस नियम के तहत कोर्ट के अधीन ला दिया गया। मतलब इनके मामलों को, इन सब के कामों को जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकता था। तो एलिजा हिम्पे क्या करता था ना, अक्सर कंपनियों के जो कर्मचारी होते थे पे अक्सर इनको तलब कर लिया करता था। तो इससे चलते भी बहुत दिक्कत हुआ। तो आगे देखिएगा, आगे हम लोग जो अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो क्या क्या अमेंडमेंट हुआ उस बारे में पढ़ेंगे।